ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 216। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। विशाल पूर्णिमा की चमक ने मोबी डिक के डेक को रोशन कर दिया। नर्सें घावों पर पट्टी बांधने और काले रोग का इलाज करने के लिए व्हाइट बर्ड की ओर दौड़ी, लेकिन उसकी हालत देखकर वे आश्चर्यचकित रह गई। मार्को भी यही सोच रहा था। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? मुझे ओयाजी पर कोई घाव नहीं मिला। क्या उन्होंने कभी लड़ाई भी की थी? उसने अपनी नीली लपटों से व्हाइट बर्ड की स्थिति का निरीक्षण किया। गुरारा, मेरी चिंता मत करो। लंबे समय के बाद मैं आराम और खुश महसूस कर रहा हूं। अभी मुझे शराब की जरूरत है, बहुत सारी। व्हाइट बर्ड हंसा। या व्हाइट बर्ड समुद्री लुटेरों ने खुशी मनाई और पार्टी के लिए तैयार हो गए, जबकि डिवीजन कमांडरों ने उनके ओयाजी को घेर लिया। पापा, क्या आप ठीक है? चौथे डिवीजन कमांडर थैच ने पूछा। व्हाइट बर्ड कैप्टन की सीट पर बैठ गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा वाइन पॉट था, जिसमें से पुरानी शराब की खुशबू आ रही थी। एक घूंट पीते हुए उसने बेफिक्री से जवाब दिया, मैं हार गया। उसके सीधे सादे लेकिन सीधे शब्दों ने उनके बीच भूचाल ला दिया। ऐसा नहीं हो सकता, ओयाजी हार गए। समुद्री हवा ने मरीन को राहत दी, क्योंकि उनका जहाज व्हाइट बर्ड क्षेत्र से बाहर निकल रहा था। वे परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्हें बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ब्लेसान, क्या आप जीत गए? रेगिस ने पूछा, जबकि क्वीना उसे गौर से देख रहा था। क्या वे उत्सुक है? बेशक, वे उत्सुक है। आखिरकार वे विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के खिताब के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लेज की जीत मरीन की सुबह का प्रतीक है। ये एक युग परिवर्तनकारी घटना होगी, गोल्ड रोजर के अंतिम शब्दों के समान। ब्लेज अपनी जीत का प्रचार करने के लिए उत्सुक नहीं थे। उन्होंने बस उन्हें भगा दिया और किजारू, रेगिस और क्वीना का सामना किया। मुझे कुछ शांत समय चाहिए, कोई व्यवधान नहीं। ये कहते हुए वो अपने केबिन में गया और दरवाजा बंद कर लिया। लंबी लड़ाई के बाद उसे आराम करने के लिए शांत समय और सिस्टम रिवॉर्ड की जांच करने के लिए एक अलग जगह की जरूरत है। जैसे ही ब्लेज ने अपने केबिन का दरवाजा बंद किया, किजारू समुद्री जहाज के आगे की ओर चला गया। उसने फ्लीट एडमिरल सेंगोकू को फोन किया और बिना कुछ बताए स्थिति की जानकारी दी। कॉल समाप्त करते हुए उन्होंने आह भरी। अब तो परेशानी बढ़ने वाली है। एक विचार के साथ सिस्टम स्क्रीन ब्लेज के सामने प्रकट हुई। उपलब्धिपूर्ण, विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का खिताब प्राप्त करें। पुरस्कार +5.0 निःशुल्क विशेषता अंक +1 लकी ड्रा। लकी ड्रॉ से मुझे क्या मिल सकता है? सिस्टम से एक विशेष इनाम, और यह पहली बार है जब उसे यह मिला है। पता नहीं उसे क्या मिलेगा। सिस्टम, लकी ड्रॉ शुरू करो, ब्लेज बोला। जैसे ही उसने आदेश दिया, सिस्टम पैनल 1 सेकंड के लिए खाली हो गया और फिर 8 पुरस्कारों वाला एक भाग्यशाली रूलेट व्हील प्रदर्शित हुआ। पॉइंटर घूमने लगा। 1 कैरेक्टर समन कार्ड, 2 दिव्य क्षमता प्रतिकृति, 3 रिनेगन, 4 जुजुत्सु लिमिटलेस इन्फिनिटी, 5 नेचर इन स्वॉर्ड, 6 कोका कोला 10 मिलीलीटर 6 का पैक, 7 साइको काइनेसिस तत्सुमाकी के समान, 8 कोई पुरस्कार नहीं। बहुत बढ़िया योग्यताएं, लेकिन ड्रॉ में कुछ अशुभ चीजें भी हैं। आशा है कि मैं इतना अशुभ नहीं हूं, ब्लेज ने सोचा जब उसने पुरस्कारों पर नजर डाली। कुछ सेकंड के बाद पॉइंटर ने धीमी गति से एक एक करके पुरस्कारों को पास करना शुरू कर दिया। जब पॉइंटर नंबर 8 नो रिवॉर्ड सेक्शन के पास पहुंचा, तो ब्लेज का दिल धड़कने लगा। इससे पहले कि वो प्रार्थना कर पाता, सूचक संख्या 8 को छोड़कर पुरस्कार संख्या एक चरित्र सम्मन कार्ड पर रुक गया। राहत की सांस लेते हुए ब्लेज ने सोचा, कम से कम मुझे कुछ तो मिला। हालांकि रिन्नेगन या इन्फिनिटी टेक्निक जैसी अच्छी कृतियों को न मिल पाना दुखद है। उसके हाथ में एक धातु का कार्ड दिखाई दिया, जिस पर सुनहरे रंग की नक्काशी थी। सिस्टम की मदद से उसने सीखा कि कार्ड अन्य एनीमे दुनिया से गोल्ड लेवल के पात्रों को बुला सकता है। बुलाया गया पात्र अपनी ताकत के चरम पर होगा। वो 100% वफादार होगा और बुलाने वाले और आसपास के लोगों को खतरे में नहीं डालेगा। यदि वो पात्र से असंतुष्ट है, तो वो उसे बंद कर सकता है, और यदि वो बुलाए जाने के 10 दिनों के भीतर ऐसा करता है, तो उसे मुफ्त विशेषता अंकों का मुआवजा मिल सकता है। मैं किस तरह का किरदार बनाऊंगा? ब्लेज को इस बात का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन वो जानता है अभी सही समय नहीं है। चलो तूफान के शांत होने का इंतजार करते हैं। ब्लेज ने डेटा की जांच करने के लिए अपने चरित्र पैनल को बुलाया। नाम ब्लेज हंट, व्यवसाय मरीन, संविधान 79.0 2005/3000, शैतान फल 76.8, हकी 81.2, निःशुल्क विशेषता बिंदु 10.5। अब उसे जो निःशुल्क विशेषता अंक मिल गए थे, उनके अलावा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। लड़ाई के साथ भी विशेषताओं में सुधार करना मुश्किल हो रहा है। केवल निःशुल्क विशेषता अंक ही मुझे विकसित होने में मदद कर सकते हैं।
मैं अपनी विशेषताओं को अधिकतम करने के करीब हूं। एक बार जब मैं अपनी विशेषताओं को अधिकतम कर लूंगा तो परिणाम क्या होगा, ब्लेज ने कल्पना करते हुए सोचा। अगले दिन जैसे ही न्यूज को ने अखबार दिया, समुद्र ताजा खबरों से शांत हो गया। खास तौर पर शीर्षक, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के सिंहासन के लिए लड़ाई। कवर पेज पर ब्लेज और व्हाइटबर्ड के बीच लड़ाई की तस्वीर छपी थी। समुद्र के दो सबसे ताकतवर लोग आपस में भिड़ गए। लड़ाई का नतीजा, व्हाइटबर्ड, वन पीस का सबसे करीबी आदमी, एक मरीन से हार गया। अब उसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी नहीं कहा जाएगा। यह धमाका दुनिया के हर कोने में फैल गया। एक बूढ़ा सेवानिवृत्त समुद्री डाकू सिगरेट पीते हुए उत्साह में समाचार पढ़ रहा था। पुराना युग समाप्त हो गया था। वो जिसने दशकों तक समुद्र पर अपनी अडिग पकड़ बनाए रखी, आज तक उसकी हार से पूरे 4 नीले देशों में कोहराम मच जाएगा। अविश्वसनीय, व्हाइटबर्ड हार गया, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि वो घायल हो गया या पकड़ा गया। इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं बदला है। कुछ लोगों ने आश्चर्य जताया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। ये दूर दूर तक फैल गई। इसने ग्रैंड लाइन की सारी ताकतों को हिलाकर रख दिया। इस खबर के बाद दुनिया सकते में आ गई। एक नया युग आने वाला था। समय बदल रहा है। हर कोई सोच रहा था कि क्या मरीन शासन संभालेंगे। योनकस के बारे में क्या? समुद्र का संतुलन बिगड़ने के कगार पर है। जरा सा धक्का लगने पर कुछ भी हो सकता है, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाए। इससे पहले कि मरीन खुश हो पाते, विश्व सरकार की ओर से एक अंधेरी गली में घबराए हुए बच्चे जैसी प्रतिक्रिया आई। इससे पहले कि वे मॉर्गन से संपर्क कर पाते, खबर फैल चुकी थी। जो हो चुका है उसे वापस नहीं किया जा सकता। अब दुनिया जानती है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी वाइस एडमिरल ब्लेज मरीन से आता है। अध्याय 217, मदारा उचिहा। व्हाइटबर्ड द्वारा संरक्षित वे द्वीप शिकार बन गए। भले ही वो अभी भी जीवित और स्वस्थ था। लालच मानव स्वभाव है, इसे रोका नहीं जा सकता। अपनी हार की खबर फैलने पर क्या होगा, इसका अनुमान लगाते हुए व्हाइटबर्ड ने अपने दल का गठन किया और उन्हें अपने अधीन क्षेत्रों की रक्षा के लिए भेज दिया। व्हाइटबियर्ड को यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी हार की खबर मिलते ही कैरो उसके दरवाजे पर दस्तक देगा। मोबी डिक के ऊपर नीले ईस्टर रिगन की एक विशाल आकृति घूम रही थी, जिसने व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं को चौंका दिया। ये कैरो है, बाहर आओ। व्हाइटबियर्ड, क्या यह सच है? क्या तुम उस समुद्री बदमाश से हार गए? कैदो की क्रोधित आवाज गूंजी। गुरारा, किड कैडो, तुम्हें आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया है। व्हाइटबर्ड का बड़ा आकार जहाज के डेक पर दिखाई दिया। बिना कोई शब्द बर्बाद किए व्हाइटबर्ड ने हमला कर दिया। धमाका। समुद्र के दो अधिपति व्हाइटबर्ड और कैरो आपस में भिड़ गए। लड़ाई घंटों तक चलती रही, लेकिन सभी की सोच के विपरीत व्हाइटबर्ड ने कैडो को घायल कर दिया और उसे आसानी से पीछे खदेड़ दिया। इस खबर ने समुद्र में हलचल मचा दी और कुछ समुद्री लुटेरों की सत्ता की भूख शांत हो गई। घायल शेर तो शेर ही है, यह वाक्य उनके दिलों में गूंज उठा। विश्व महानुभावों का घर, मैरी जियोइस। अधिकार का कमरा। धिक्कार है उस मॉर्गन पर। उसने हमसे सलाह लिए बिना ही खबर प्रकाशित कर दी। एक बार फिर सेंट टॉपमैन वारकरी, जिसके माथे पर जंग के निशान थे, ने अखबार को बीच की मेज पर पटक दिया। जब हम ब्लेज को दबाने की योजना बनाते हैं तो यह खबर बाहर आ जाती है। अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया है तो वो बहुत चालाक है। कटाना चलाने वाले बुजुर्ग एथन बारन वी नुजजुरो ने अपनी आंखें मूंद ली। हाँ, वो चतुर है और कुछ तो गड़बड़ है। रिपोर्टों से हम पुष्टि कर सकते हैं कि युद्ध के बाद व्हाइटबर्ड अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में था। सबसे युवा एल्डर शेपर्ड जुपिटर ने टिप्पणी की। वो एक संकट है, उसे खत्म कर देना ही बेहतर है। ये आसान नहीं होगा। वो पहले से ज्यादा ताकतवर है। मरीन के बीच उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। मार्कस मार्स नाम के बुजुर्ग ने कहा। इमुसामा ने उन्हें किसी खतरे के रूप में नहीं देखा, लेकिन बेहतर होगा कि हम इस मुद्दे को उठाएं। मरीन फोर्ड मुख्यालय। खुशी और हंसी का माहौल था। मरीन्स के लिए जो अपनी पूरी जिंदगी समुद्री लुटेरों से लड़ते हैं। समुद्री लुटेरों से दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी का खिताब छीनने से ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन फ्लीट एडमिरल सेंगोकू के लिए ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि 5 बुजुर्गों ने ब्लेज को बढ़ावा देने के लिए उन्हें फटकार लगाई। कॉल खत्म करते हुए सेंगोकू ने आह भरी। जब कोई चीज बार बार होती है तो वो रूटीन बन जाती है, इसलिए उसने ऊपर वाले से डांट खाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो बदमाश, मुझे आशा है कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। ब्लेज की प्रतिष्ठा मरीन के बीच अब तक की सबसे ऊंची हो गई है। ये किसी भी तरह से मरीन हीरो गार्प या फ्लीट एडमिरल सेंगोकू से कम नहीं है। सेंगोकू जानता है कि विश्व सरकार इसे पसंद नहीं करेगी या इसकी अनुमति नहीं देगी। उसे ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। शांत क्षेत्र, स्वर्ग में अज्ञात द्वीप। ब्लेज ने चरित्र को बुलाने के लिए एक दूरस्थ द्वीप चुना। वो कोई दुर्घटना नहीं चाहता। सिस्टम समनिंग कार्ड का उपयोग करें। उसने सोचा, अपने हाथ में धातु का कार्ड पकड़े हुए।
कार्ड में गोल्ड लेवल अक्षर क्षण भर के लिए चमके, फिर गायब हो गए और उनकी जगह नए शब्द मदारा उचिहा ने ले ली। मदारा। ब्लेज ने उत्साह में अपनी मुट्ठी बांध ली। ये आश्चर्य की बात है, जैसे ही कार्ड पर जानकारी दिखाई दी, एक परिवर्तन हुआ। अनगिनत चेरी की पंखुड़ियां कहीं से आई और एक छोटे बवंडर का रूप ले लिया, फिर एक मानव आकृति का आकार ले लिया। वहां उचिचा मादारा अपने लाल युद्ध कवच में वीरतापूर्ण आभा लिए खड़ा था और उसकी आंखों में भ्रम की झलक थी। मदारा ने कराह को दबा लिया, क्योंकि उसकी अंतरात्मा मृतकों की दुनिया से लौट आई थी। मैं फिर से जीवित क्यों हूं? क्या मैं तब नहीं मरा जब ब्लैक जेट्सू ने मेरी पीठ में छुरा घूंपा और कागुयात्सुत्सुकी को पुनर्जीवित किया? अपनी चेतना वापस पाकर मदारा ने अपरिचित भूमि के चारों ओर देखा। हवा की सांस से वो बता सकता था कि कुछ अलग है। अंत में उसकी दृष्टि ब्लेज पर पड़ी, जो उसकी समझ में एकमात्र जीवित प्राणी था। उस समय कुछ विदेशी जानकारी उसके दिमाग में अचानक से उभर आई। इसका मतलब समझते हुए मदारा ने हैरान होकर कहा, मुझे दूसरी दुनिया में बुलाया गया है? तुमने मुझे इस दुनिया में कैसे बुलाया? और मैं तुम्हें मारने का कोई विचार क्यों नहीं जुटा पा रहा हूं? मदारा की आंखें अनंत मंगेक्यो शारिंगन में बदल गई। नई दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम ब्लेज है। ब्लेज ने मंगेक्यो शारिंगन की दमनकारी आभा की परवाह किए बिना अपना परिचय दिया और कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। आपके प्रश्न के उत्तर में यह समनकर्ता का एक अनूठा विशेषाधिकार है। चूंकि आप वो व्यक्ति है जिसने आपको बुलाया है, इसलिए आप मुझे मार नहीं सकते या मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मेरे विचार स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं उसे मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता। दिलचस्प, मदारा ने संदेह में पूछा, खून के प्रवाह को महसूस करते हुए। ये इम्प्योर वर्ल्ड रिएनिमेशन जुत्सु नहीं है। ब्लेज समझ सकता था कि मदारा के दिमाग में क्या चल रहा था। ये रिएनिमेशन जुत्सु से अलग है। आप सिर्फ अशुद्ध दुनिया रिलीज चिल्लाकर समनकर्ता के नियंत्रण से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा लगता है कि तुम मुझे और मेरी दुनिया को अच्छी तरह से जानते हो। मदारा ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। आप ऐसा सोच सकते हैं। मदारा कुछ देर के लिए चुप हो गया, जबकि ब्लेज को अपनी परस्पर विरोधी भावनाएं महसूस हो रही थी। मदारा जैसे व्यक्ति के भी दूसरे संसार में बुलाए जाने पर परस्पर विरोधी विचार हो सकते हैं। उसे अपनी भावनाओं को दबाने में ज्यादा समय नहीं लगा। मदारा से यही उम्मीद थी। ब्लेज ने सोचा, तुमने मुझे इस दुनिया में क्यों बुलाया? भले ही मैं तुम्हें मार न सकूं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मुझे नियंत्रित भी नहीं कर सकते। मदारा ने अपनी बाहें क्रॉस करके अहंकारी लहजे में कहा, सच है, और मेरे पास तुम्हें नियंत्रित करने की कोई योजना नहीं है। मैं इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए लड़ रहा हूं। मैं तुम्हें वो सब बता दूं जो मैं जानता हूं। उसके बाद तुम अपना निर्णय ले सकते हो। इसके बाद ब्लेज ने वन पीस की दुनिया का वर्णन किया। विश्व सरकार, मरीन, योंको, समुद्री डाकू राजा, क्रांतिकारी सेना और अन्य विविध चीजें। विश्व सरकार को उखाड़ फेंकने की लड़ाई में मेरे साथ शामिल हो जाओ। वैसे भी तुम यहां हो। अपनी दुनिया के बारे में भूल जाओ। इस दुनिया को देखो और इस दुनिया की शीर्ष शक्तियों से लड़ने का आनंद लो। ब्लेज ने अपने सच्चे विचार व्यक्त किए। मुझे उम्मीद है कि यह दुनिया मुझे बोर नहीं करेगी। मदारा ने ब्लेज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसके लिए इस दुनिया में कोई स्नेह और अर्थ नहीं है। इसी तरह उसने ब्लेज में शामिल होने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपना पूरा जीवन संघर्ष किया है, उसके अपने विचार हैं। मृतकों की दुनिया में लौटने के बजाय जीवित दुनिया का आनंद लेना बेहतर है। अध्याय 218। मदारा शराब पी रहा है। बूम। मदारा और ब्लेज आपस में भिड़ गए। एक दोस्ताना आदान प्रदान। दोनों ने अपनी शारीरिक क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करते हुए लड़ाई लड़ी। एक अविश्वसनीय रूप से कुशल ताइजुत्सु उपयोगकर्ता के रूप में मदारा को ब्लेज से लड़ना दमनकारी लगता है। उसका प्रतिद्वंद्वी अत्यधिक ताकत के साथ शारीरिक लड़ाई में समान रूप से या उससे बेहतर कुशल है, और उसका प्रतिद्वंद्वी इतनी आसानी से लड़ रहा था मानो वो भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता हो। या शायद वह, क्या ये अवलोकन हकी है? मदारा ने अपना हमला रोकते हुए पूछा। हाँ, इस हकी से आप दूसरों के इरादे को समझ सकते हैं और किसी के द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में आमतौर पर कुछ सेकंड पहले ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। अत्यधिक अभ्यास से व्यक्ति भविष्य में एक छोटी सी अवधि देख सकता है। आकर्षक। मदारा ने उत्साह में अपनी मुट्ठी भींची और बोला, मुझे दूसरा वाला दिखाओ। इसे क्या कहते हैं? हाँ, आर्मामेंट हकी। ब्लेज ने मुस्कुराकर जमीन पर मुक्का मारा और अपने हाथ में आर्मामेंट हकी भर लिया। एक सेकंड के लिए पूरा द्वीप हिल गया, जैसे कि भूकंप आ गया हो, और फिर शांत हो गया। अपने पैरों के नीचे शक्ति महसूस करते हुए मदारा ने टिप्पणी की, अच्छी शक्ति। ये हशीराम की पोती त्सुनाडे के समान है। आर्मामेंट बुशोकू हकी के साथ कोई भी व्यक्ति अपने चारों ओर कवच की एक अदृश्य परत बना सकता है, जो अविश्वसनीय आक्रामक और रक्षात्मक शक्तियां प्रदान करता है। उन्नत मामलों में
आप संपर्क किए बिना अपनी शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कहते हुए ब्लेज पास के एक पत्थर के पास गया और मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी ने संपर्क नहीं बनाया, लेकिन पत्थर हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया। केवल आर्मामेंट हकी से ही आप लोग या शैतानफल उपयोगकर्ताओं को चोट पहुंचा सकते हैं। ये दुनिया बहुत दिलचस्प है। मदारा ने अपनी आंखें बंद कर ली, इस नई दुनिया की सभी चीजों को पचाते हुए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने पूछा, तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मदारा जानता था कि उसके सामने खड़ा आदमी सरल नहीं था। कल की लड़ाई के बाद पूरी दुनिया का ध्यान मुझ पर है। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आगे जो करने जा रहा हूं उसमें समय लगता है और मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई बाधा आए। विश्व सरकार का ध्यान भटकाने के लिए मुझे बस एक अच्छा हंगामा और एक खतरनाक व्यक्ति के आने की जरूरत है। अच्छा, मदारा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समझते हुए कि ब्लेज को क्या चाहिए। चलो देखते हैं कि इस दुनिया का पावर हाउस कितना अच्छा नृत्य कर सकता है। तुम्हारी ताकत से केवल मुट्ठी भर लोग ही तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहना कि तुम चारों तरफ से घिर न जाओ। ब्लेज ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। बुलाया गया मदारा अनंत चक्र वाला अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म नहीं है। रिन्नेगन और अनंत मंगेक्यो शारिंगन का उपयोग करके वो थक जाएगा। ब्लेज ने फिर मदारा डेन डेन मुशी और इटर्नल पोज दिया। उन्होंने बताया कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज समुद्र है। लॉग पोज या शार्प नेविगेटर के बिना आप अपनी जान गंवा सकते हैं। अनंत मुद्रा को हाथ में लेकर मदारा जमीन से ऊपर उठा और अपनी रिंगन शक्ति के साथ उड़ान भरी। मदारा की आकृति को गायब होते देख ब्लेज ने ठहाका लगाया। वन पीस की दुनिया में उचीहा मदारा। देखते हैं कि यह किस तरह का तूफान पैदा करता है। अगले दिन सुबह, आज जब मैं खेलने गया तो धूप खिली हुई थी। समुद्र के किनारे मैं एक समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ गया और कप्तान ने मुझसे कहा, हम इस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, आगे पीछे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, गहरे नीले समुद्र के ऊपर, पेट भरने के लिए रम की एक बोतल, और यही मेरे लिए जीवन है। यो 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 यो। एक अनियमित कोरस मंत्र मदारा के कान तक पहुंचा, जिससे उसे उल्टी आ गई। दूरी पर उसने एक जहाज देखा जिसमें यथार्थवादी खोपड़ी पैटर्न वाला जॉली रोजर था, जिसके पीछे एक जोड़ी पार की गई कृपाणें थी। खोपड़ी की बाई आंख के गड्ढे में लाल पंजे की रेखाएं तिरछी तरह से कटी हुई थी। अगर कोई और होता तो जॉली रोजर को देखकर पहले ही भागना शुरू कर देता। कौन नहीं चाहेगा? ये रेड हेयर पायरेट्स है, जो समुद्र के 4 सम्राटों में से एक है। बेशक मदारा को इस बारे में पता नहीं था। वो उनकी ओर उड़ गया। वे समुद्री डाकू है, ये मेरी धारणा से अलग है। मदारा पूरे दिन उड़ता रहा, लेकिन उसे जमीन नहीं दिखी। उसे ब्लेज द्वारा दिए गए अनंत पोज की वास्तविकता पर संदेह होने लगा। समुद्री लुटेरों का जहाज देखने के बाद उसका शरीर बेहोश हो गया। एक दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। वो प्यास से तड़पता रहा। डेक पर उतरते ही मदारा ने पाया कि उन मौजमस्ती करने वाले लोगों को उसकी मौजूदगी का पता भी नहीं था। वे दुनिया की परवाह किए बिना शराब पी रहे थे, खुशी से गा रहे थे, बातें कर रहे थे और आपस में झगड़ रहे थे। अपने सिर के ऊपर चिलचिलाती धूप को देखते हुए मदारा को अजीब लगा। ये कैसे लोग हैं? सुबह से ही शराब पीते हुए। बाकी सब चीजों के अलावा जहाज की गंध से उसे घृणा होती थी और लोगों के कपड़े पहनने का तरीका भी उसके लिए विदेशी था। अरे, एक हंसमुख लाल बालों वाला एक हाथ वाला आदमी उसकी उपस्थिति को भांप गया। अपने विचारों के विपरीत लाल बालों वाले व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया, सब लोग, हमारे पास एक मेहमान है। शोर मचाती भीड़ शांत हो गई। जब मदारा ने सोचा, तभी लड़ाई शुरू हो गई। लाल बालों वाली लड़की ने जोर से हंसते हुए कहा, हम फिर से पार्टी करने जा रहे हैं क्या? मदारा एक क्षण के लिए चुप हो गई। जब वो होश में आया तो मदारा ने देखा कि उसके कंधे पर एक हाथ रखा हुआ था और वो शराब से भरा एक जग पकड़े हुए था। वो बहुत तेज है। भाई, तुम कहां से आए हो? तुमने युद्ध कवच क्यों पहना हुआ है? वैसे भी जब से तुम हमारे जहाज पर चढ़े हो, तुम हमारे मेहमान हो। वैसे मेरा नाम शैंक्स है। शैंक्स ने अपना परिचय दिया। चलो सब लोग, पियो 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 पियो। हम आज पार्टी करने जा रहे हैं। हमारे जहाज पर एक नए मेहमान के आगमन का जश्न मनाने का समय आ गया है। नाम सुनकर मदारा की आंखें तेज हो गई। उसे ब्लेज से योको के बारे में पता है, और अगर वो गलत नहीं है तो उनमें से एक का नाम शैंक्स है। उसने पूछा, क्या तुम लाल बालों वाले शैंक्स हो? योको में से एक? हाँ, ये सिर्फ एक शीर्षक है, इसकी चिंता मत करो। चलो एक ड्रिंक लो। शैंक्स ने मदारा की मदद की। शायद मदारा को बहुत प्यास लगी होगी। शैंक के आग्रह पर उसने अनजाने में ही शराब गटकना शुरू कर दिया। अगर हाशिराम ने यह देखा होता
तो उसकी प्रतिक्रिया वाकई देखने लायक होती। चुग चुग चुग, बस इतना ही। शैंग जोर से हंसा, लेकिन मदारा ने शराब पीकर दंग रह गया। रुको, मैंने किसी के कहने पर उसकी शराब क्यों पी? क्या मैं किसी भ्रम से ग्रसित हूं? असंभव। अध्याय 219। मदारा ने मरीन फोर्ड को निशाना बनाया। डूबते सूरज ने क्षितिज को नारंगी सुनहरे रंग से रंग दिया, जो दूर दूर तक फैला हुआ था। यह देखने लायक नजारा था, मानो भगवान ने खुद इस पर काम किया हो। मदारा द्वीप के रेतीले तट पर लेटी हुई दृश्यों को निहार रही थी। ये नारुतो की दुनिया से बिल्कुल अलग है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा किया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक अलग दुनिया में हूं, या मैं सच्ची शांति लाने के अपने प्रयास में असफल हो गया हूं? मदारा ने सोचा। उसने शराब पी और भूख से तड़पते हुए रेड हेयर समुद्री लुटेरों के जहाज पर दावत उड़ाई। उनकी कृपा को देखते हुए उसने उन पर कोई कदम नहीं उठाया। जैसा कि कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति आपकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा हो तो आपको उसके चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। कुछ घंटों के बाद लाल बालों वाले समुद्री लुटेरों ने उसे द्वीप पर उतार दिया और डेन डेन मुशी के आह्वान के बाद जल्दी से चले गए। मदारा ने उनके काम में दखल नहीं दिया। सौभाग्य से द्वीप पर लोग रहते हैं। आसपास पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि द्वीप का नाम क्यों है, और ये व्यापारियों और समुद्री डाकुओं के बीच एक लोकप्रिय व्यापार मार्ग है। बहुत से लोगों को देखने के बाद मदारा ने अपनी अगली कार्रवाई की योजना बनाई। वो महसूस कर सकता था कि उसमें कुछ बदलाव आया है। क्या कहें, उसे लगा कि अब उसका बोझ हल्का हो गया है। डूबते सूरज को देखते हुए मदारा को अपनी जवानी की याद आ गई। उसका छोटा भाई हाशराम के साथ उसकी लड़ाई और सच्ची शांति लाने की उसकी कोशिश। अनंत सुकुयोमी। मदारा ने ठहाका लगाया। उसकी आंखों में अफसोस और क्षति की झलक दिखाई दी। ये जल्द ही गायब हो गई। अपने कवच से रेत झाड़ते हुए मदारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें एक बार फिर अपने सामान्य शांत, दृढ़ और ठंडे स्वभाव पर लौट आई। चलो इस दुनिया का आनंद ले। तभी एक युवा समुद्री डाकू जोर से चिल्लाया, अरे, क्या यह विश्व सरकार का जहाज है? बॉस, क्यों ना हम उन्हें लूट लें? अज्ञानी समुद्री डाकू की बातों ने सबका ध्यान खींचा। तभी सबने द्वीप से कुछ दूर एक जहाज देखा, जिस पर विश्व सरकार का लोगो लगा हुआ था। कैप्टन की टोपी पहने एक आदमी ने उस युवा समुद्री डाकू को लात मारी और चारों ओर देखते हुए उसे डांटा। शश, बेवकूफ, अगर तुम मरना चाहते हो तो अकेले जाकर मरो, दूसरों को अपने साथ मत घसीटो। युवा समुद्री डाकू ने अपना सिर झुका लिया। कप्तान, क्या मैंने कुछ गलत कहा? बकवास बंद करो, चुप रहो। हाँ, बातचीत सुनकर मदारा की आंखें चमक उठीं। विश्व सरकार, क्या वे दुनिया के शासक नहीं हैं? चलो उनसे शुरू करते हैं। चूंकि ब्लेज को ध्यान भटकाने की जरूरत है, इसलिए वो इसे बड़े स्तर पर करेगा और इस प्रक्रिया में मनोरंजन भी प्राप्त करेगा। विश्व सरकार जहाज। सूट पहने एक विश्व सरकार के एजेंट ने लाल कवच और लंबे काले बाल पहने एक व्यक्ति को जहाज की ओर आते देखा। उसने महसूस किया कि अजनबी के शरीर से हत्या करने की तीव्र इच्छा और खतरनाक सांसें निकल रही थी। वो बहुत ताकतवर है। एजेंट ने तर्कसंगत निर्णय लिया। जैसे ही वो चिल्लाया, उसका शरीर एकदम सतर्क हो गया। दुश्मन। कुछ ही देर में 100 से ज्यादा एजेंट जहाज के डेक पर जमा हो गए और मदारा पर अपनी बंदूकें तान दी। उनका नेतृत्व एक लंबा आदमी कर रहा था, जिसने नकाब पहना हुआ था। एक CP0 एजेंट। मदारा को देखकर CP0 एजेंट ने सीधे हमला कर दिया और उसे मार डाला। विश्व सरकार के प्रतीक को देखने के बाद जहाज के पास आने वाला कोई भी व्यक्ति दुश्मन है, जिसे देखते ही मार दिया जाना चाहिए। सोरू। CP एजेंट पलक झपकते ही गायब हो गया और मदारा के सामने प्रकट हुआ और संपीड़ित हवा से बनी कई गोलियां तेजी से दागने से पहले अपनी उंगली आगे की ओर इशारा किया। इतनी तेज गति के हमले का सामना करते हुए मदारा ने हंसते हुए कहा, बोरिंग। एक नीला कंकाल हाथ मदारा के दाहिने हाथ के चारों ओर प्रकट हुआ और उसने एजेंट को अपने हाथ में पकड़ने से पहले हवा में गोलियां चलाई। CP0 एजेंट ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वो उंगलियों के बीच में फंसे एक कीड़े की तरह असहाय था। मदारा की नजर विश्व सरकार के जहाज पर पड़ी। उसकी आंखें ठंडी हो गई और उसने एक हाथ में सील बना ली और फिर आग का एक बड़ा सागर उगल दिया। फायर स्टाइल, ग्रेट फायर एनिलेशन। लपटें भड़क उठीं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। इस तरह के जबरदस्त हमले का सामना करते हुए विश्व सरकार के एजेंट असहाय थे। आह! चीखों की आवाजें एक सेकंड के लिए गूंजी, फिर सब कुछ शांत हो गया। आग की लपटों ने जहाज और उस पर सवार सभी लोगों को कुछ ही सेकंड में जलाकर राख कर दिया। कुछ भी नहीं बचा। आग की लपटों के तेज तापमान ने समुद्री पानी को वाष्पीकृत कर दिया, जिससे धुंध बन गई, जिसने पूरे इलाके को ढक लिया। क्यों द्वीप के निवासी चिंतित और भयभीत थे। किसी पागल आदमी ने विश्व सरकार के जहाज पर हमला किया था और जो लोग इस घटना के गवाह थे, उन्हें फंसाया जा रहा था। भाड़ में जाओ, हमारा काम खत्म हो गया। चलो यहां से निकल चले। यदि मरीन या विश्व सरकार के अन्य लोग आते हैं तो हमें पकड़ लिया जाएगा और प्रताड़ित किया जाएगा। द्वीप के समुद्री डाकू और व्यापारी खाली होने लगे। अपनी यूनिट के विनाश को देखकर CP0 एजेंट ने कोई भावना नहीं दिखाई।
उसकी आंखों में डर या घबराहट का कोई निशान नहीं था। प्रशंसनीय इच्छा शक्ति। मदारा ने प्रशंसा की। तुमने विश्व सरकार को नाराज करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारा पीछा किया जाएगा। चाहे तुम 4 समुद्रों के अंत तक भाग जाओ, तुम बच नहीं पाओगे। मदारा ने खुशी से अपनी भौहें ऊपर उठाई। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ताकतवर है कि मुझे दौड़ा सके, यहां तक कि देवता भी अपवाद नहीं है। बिना कोई शब्द बर्बाद किए मदारा ने अपनी मानव पथ क्षमता का इस्तेमाल किया। एजेंट के सिर पर हाथ रखकर उसने आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन पर्याप्त बल के साथ उसने आत्मा को बाहर निकाला। उसने सोचा, दिलचस्प प्रतिरोध है। क्या यह हकीकी शक्ति है या सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति? ऐसा लगता है कि दुनिया में लोग सरल नहीं है। मानव पथ शक्ति के साथ उसने आत्मा की यादों को सरसरी तौर पर देखा। उसने वन पीस दुनिया के बारे में सब कुछ सीखा, साथ ही हकी का उपयोग करने का ज्ञान भी। क्या अद्भुत दुनिया है। ऐसा लगता है कि मैं बोर नहीं होऊंगा। मदारा उत्साह से भरे हुए पागलों की तरह हंसा। एजेंट की यादों से उसे ब्लेज के बारे में पता चला। सबसे ताकतवर मरीन, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। उसकी उपाधियों ने उसे चौंका दिया। हालांकि उसे ब्लेज की आभा से लगा कि वो ताकतवर है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ताकतवर होगा। चलो मरीन फोर्ड चलते हैं। वो जगह पास ही लगती है और वहां के लोग ताकतवर हैं। मैरिन फोर्ड। किसी तरह मदारा की विस्तृत जानकारी विश्व सरकार तक पहुंच गई और उन्होंने इसे मरीन को दे दिया। विश्व सरकार चाहती थी कि वे इस आदमी को नीचे लाए। सेनगोकू को उनके लहजे से पता चल गया था कि उन्हें इस व्यक्ति की परवाह नहीं है। इस दुनिया में क्या हो रहा है? सेनगोकू ने आह भरी। उसके सामने बैठे गैर्प ने मदारा के चेहरे को देखा और टिप्पणी की, यह आदमी खतरनाक लग रहा है। गार्प की बात को गंभीरता से न लेते हुए सेनगोकू ने कहा, यह सच है कि ब्लेज की प्रतिष्ठा मरीन की मदद करती है, लेकिन यह उसके लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने मुझे उसे लोगों की नजरों से दूर रखने की चेतावनी दी थी। वे मरीन के बीच उसकी प्रतिष्ठा से डरते हैं। आखिरकार उस बदमाश को अब दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी का खिताब मिल गया है। गैर्प ने ठहाका लगाया। सच? सेनगोकू ने हंसते हुए कहा। सेनगोकू, मुझे लगता है कि ब्लेज वो कर सकता है जिसके बारे में हम सोचने की हिम्मत भी नहीं करते। गैर्प अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका। गर्प। सेनगोकू ने मेज पर जोर से पटकते हुए दहाड़ लगाई। ठीक है, ठीक है। गैर्प ने कंधे उचकाए। अध्याय 220। मदारा बना मरीन। अगले दिन सुबह अभी अभी निकला सूरज हल्का चमकने लगा और दुनिया को रोशन करने लगा। मरीन फोर्ड में गश्त कर रहे मरीन के लिए यह एक सामान्य दिन था। मौसम अच्छा था, बादल रहित और गर्म था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक अवांछित आगंतुक उनकी नजर में आया। कैप्टन गोजू ठीक नहीं है। हमने एक अज्ञात व्यक्ति को मरीन फोर्ड की ओर आते देखा। वो सामान्य नहीं लग रहा था क्योंकि वो बिना किसी सहारे के हवा में था। एक मरीन एनसाइन ने थोड़ी सांस फूलने की शिकायत की। यह सुनकर मरीन हेडक्वार्टर के कैप्टन गोजू की आंखें सिकुड़ गई और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने एनसाइन से स्पाई ग्लास छीन लिया और देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। उसने लाल कवच पहने एक आदमी को देखा। उसकी शक्ल वैसी ही थी जैसी मरीन अधिकारियों के बीच वांछित मुद्रा में थी। उसने इसे कल रात देखा था। इनाम 100 मिलियन था। मुख्यालय को सतर्क करो। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गोजू ने आदेश दिया और मदारा से भिड़ने चला गया। वो भले ही सिर्फ मरीन कैप्टन हो, लेकिन वो बहुत मजबूत है क्योंकि उसने हाल ही में एक विशेष मरीन प्रशिक्षण शिविर से स्नातक किया है। दुनिया को साबित करने के लिए युवा जोश से लबरेज। सोरू और तेक्काई मार्शल आर्ट में कुशल और आयुध एवं निरीक्षण हकी में कुछ पारंगत। उनकी ताकत रियर एडमिरल के स्तर तक पहुंच गई। उसके गश्ती जहाज से एक जोरदार घोषणा हुई, रुको, अगर तुम एक और कदम आगे बढ़े तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। दूर से उचीहा मदारा को देखकर मरीन सैनिक अचानक घबरा गए। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी राइफलें उस पर तान दी। अत्यधिक दबाव के कारण वे कांपने लगे और अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए संघर्ष करने लगे, मानो कोई पहाड़ उनके सिर पर दबाव डाल रहा हो। जैसे ही मदारा का आकार निकट आया, गोजू ने आदेश दिया, फायर। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि किसी ने गोली नहीं चलाई। सभी सैनिक किसी तरह की मदहोशी में थे, मानो उनकी आत्मा चली गई हो। इससे गोजू घबरा गया। यह किस तरह का जादू है? मदारा की आकृति को अपने पास आते देख उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसका शरीर उसके विचारों का जवाब देने में विफल हो गया। मदारा ने ऐसे आदमी को अपनी नजरों में नहीं रखा। वो उसके आगे से उड़ गया। गोजू के घुटने जमीन पर लग गए और उसे कुछ देर के लिए राहत महसूस हुई। फिर वो होश में आया। मैं कितना शर्मनाक हूं। क्या मैं मरीन बनने के योग्य भी हूं? मैं प्रतिद्वंद्वी की गति से डर गया था। ये राजाओं का हकी भी नहीं है। अपनी मुट्ठी भींचकर वो मरने के दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा हुआ। हाथ में तलवार लेकर उसने सोरू का इस्तेमाल किया और मदारा के सामने पेश हुआ। इससे पहले कि वो अपनी तलवार घुमा पाता,
उसने गलती से प्रतिद्वंदी की आंखें देख ली। मदारा के 3 तोमो शारिंगन ने उसे भ्रम में डाल दिया। वाहम! एक बहुत बड़ी अलार्म ध्वनि ने सभी को सचेत कर दिया। उच्च प्रशिक्षित मरीन घबराए नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक सामान्य चेतावनी थी, जो तब बजती है जब कोई मरीन फोर्ड में घुसपैठ करता है। फिर भी मरीन फोर्ड सतर्क हो गया। मरीन परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। मरीन सैनिक और अधिकारी सामने की खाड़ी में इकट्ठे हुए। रियर एडमिरल ने रिपोर्ट प्राप्त की और सेंगोकू को सूचित किया। सेंगोकू-सान, इसकी पुष्टि हो गई है। ये वही व्यक्ति है जिसने कल शाम विश्व सरकार इकाई का सफाया कर दिया था। सेंगोकू और अन्य उच्च पदस्थ मरीन अभी मदारा के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। वे उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए अच्छी लड़ाकू शक्ति वाले एक वाइस एडमिरल को भेजने की योजना बना रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतने खुले और दिखावटी तरीके से मैरिनफोर्ड में घुस आएगा। वो अकेला आया है? सेंगोकू ने पूछा। ऐसा आदमी या तो मूर्ख है या अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। देखने से तो लगता है कि वो मूर्ख नहीं है। हम उसके बारे में क्या जानते हैं? हमें जो वीडियो फुटेज मिली है उससे पता चलता है कि वो एक बहुत ही ताकतवर आदमी है, जिसके पास अजीबोगरीब क्षमताएं हैं। वो किसी अज्ञात शैतानी फल की क्षमता का इस्तेमाल करता है। हमें उसकी ताकत की गहराई का पता नहीं है। किजारू, अगर अन्य लोग उसे पकड़ने में विफल रहे तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। मैं उसकी ताकत का परीक्षण करने के लिए अन्य मरीन के जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहता। मरीन फोर्ड खाड़ी में मरीन कुछ ही समय में एकत्र हो गए। उनका नेतृत्व युद्ध में अत्यधिक कुशल वाइस और रियर एडमिरल कर रहे थे। वे दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार थे। बॉडी फिगर तकनीक का उपयोग करके मदारा की आकृति सभी की नजरों से ओझल हो गई और खाड़ी में दिखाई दी। अचानक हुए इस परिवर्तन ने कई लोगों को चौंका दिया, लेकिन वाइस एडमिरल स्थिर रहे। उनमें से कोई भी मदारा को कम नहीं आंकता। जो कोई विश्व सरकार पर हमला करता है और मरीन फोर्ड में घुस जाता है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अपनी बाहें क्रॉस करके मदारा ने मरीन की सेना को देखा। संख्या हजारों में होनी चाहिए। इसने उसे चौथे शिनोबी युद्ध की याद दिला दी और उसे हंसी आ गई। केवल इतना भव्य स्वागत ही मेरी शैली के अनुकूल है, लेकिन मैं छोटे लोगों से लड़ने के मूड में नहीं हूं। मदारा ने सोचा और आसपास के समुद्र की ओर देखा। चारों ओर इतना पानी होने के कारण इस तकनीक को न आजमाना दुख की बात होगी। ये सोचते हुए मदारा ने हाथ की मोहरें बनाई। उसकी हरकत ने मरीन को सतर्क कर दिया। एक विशालकाय वाइस एडमिरल, जो एक विशाल दस्ते का हिस्सा था, ने नेतृत्व संभाला और अपने विशाल युद्ध कुल्हाड़ी से मदारा पर गोली चला दी। उसके पीछे फायरआर्म डिवीजन ने स्थिति संभाली और राइफलों और बजूका से मदारा पर गोलीबारी की। इस बीच वाइस एडमिरल डोबरमन की कमान के तहत तलवारों के साथ मरीन आगे बढ़े। उनके हमलों पर ध्यान न देते हुए मदारा ने मुहरें समाप्त की और चिल्लाया, जल शैली, महान विस्फोटक लहर। मदारा के अदृश्य चक्र के उछाल के जवाब में उसके पीछे समुद्र ने असामान्य संकेत दिखाए और पीछे हटना शुरू कर दिया। अगले ही पल भारी मात्रा में समुद्री पानी उछला, जिससे सुनामी के समान एक बढ़ती हुई लहर बन गई। मदारा के नियंत्रण में समुद्री जल ने मरीन फोर्ड की खाड़ी को भर दिया और मरीन को डुबो दिया। पानी के शक्तिशाली बल और दबाव ने मरीन सैनिकों को नष्ट कर दिया। हालांकि पानी की लहर का आकार व्हाइट बर्ड सुनामी जितना बड़ा नहीं था, फिर भी यह शक्तिशाली था। केवल कुछ वाइस एडमिरल ही अपनी त्वरित प्रतिक्रिया के कारण विनाश से बच पाए। यदि होकेज शैली में इसका उल्लेख किया जाए तो हमले का स्तर इस स्तर तक पहुंच गया। इससे पहले कि पानी की लहर पूरे मरीन फोर्ड को भर दे, उसे एक बूढ़े आदमी ने रोक दिया। बूम! मरीन हीरो गैर्ब कहीं से भी आया और अपने हकीलेपित हाथों को जोर से ताली बजाई, जिससे एक शॉकवेव उत्पन्न हुई जिसने बढ़ती पानी की लहर को खत्म कर दिया। यहां क्या हो रहा है? क्या मैं बुढ़ापे में भी चैन से सो नहीं सकता? गारब दहाड़ उठा। उसकी एक आंख जाग रही थी, जबकि दूसरी अभी भी सो रही थी। चुप रहो, गार्ब, और उठो। सेंगोकू गार्ब के पीछे आया और उसे लात मारी। उसी क्षण किजारू की आकृति गार्ब के बाई ओर प्रकट हुई।